बिकमिंग इमॉर्टल के एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 में हमने ब्रे वायत की सारी जर्नी देखी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, पर्सनल लाइफ इश्यूज, डिवोर्स और अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन हूबर को खोने के बाद भी ब्रे वायत के अंदर की विल खत्म नहीं हुई थी टू स्टिल चैलेंज हिमसेल्फ एंड कम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। और इतने सारे आइडियाज डाइल्यूट होने के बाद क्रिएटिविटी ब्रे वायत की तब भी पीक पे थी और एक बार फाइनल टाइम WWE ने सोच लिया था कि ब्रे वायत को निकाल के कंपनी से हम वापस लेके आएंगे और एक ऐसा सेकंड चांस देंगे कि हम खुद को भी गलत प्रूव कर सकें और ऑडियंस को राइट प्रूव कर सकें दैट ब्रे वायत इज समथिंग स्पेशल। और उसी के पीछे WWE अपनी पूरी एनर्जी अब फोकस कर रही थी। एक्सट्रीम रूल्स 2022 में एक ऐसा रिटर्न ब्रे वायत का देखने को मिला जहां पे उनका नया मास्क इंट्रोड्यूस हुआ, उनका नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ और पहली बार स्प्लिट पर्सनैलिटी ना ही सिर्फ ब्रे वायत, फील्ड, अंकल हाउडी की थी लेकिन और भी कई सारी इनसाइट्स थी जिसको WWE खींच के लाने वाली थी। ये है गाइस एपिसोड नंबर 4, द फिनाले ऑफ बिकमिंग इमॉर्टल ब्रे वायत। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और इस एपिसोड में बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो अप और डाउन होने वाले हैं, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो जैसा कि मैंने बोला, ब्रे वायत के कितने सारे अलग अलग गिमिक्स थे। जब वो पहले आए उनकी वायत फैमिली थी, उसके बाद द फील्ड का फायरफ्लाई फन हाउस था, पर इस बार ब्रे वायत नीडेड समथिंग एल्स। ब्रे वायत को रिक्वायरमेंट थी अपनी फैमिली की, ब्रे वायत को रिक्वायरमेंट थी अपने भाई की और फाइनली वो मौका एक बार फिर से आ गया था जहां पे बो डैलस और ब्रे वायत एक साथ काम कर सकते हैं, टेलर रोटुंडा एंड विंडहैम रोटुंडा टुगेदर इन द सेम रिंग। यहाँ पे ड्रीम कम ट्रू थी बो डैलस के लिए क्योंकि वो हमेशा से ब्रे के साथ काम करना चाहते थे और ये अंकल हाउडी का जो आइडिया था वो ब्रे वायत के चाइल्डहुड ड्रीम से आया था जो कि ऑफिशियली ट्रांसलेट करा जा रहा था टू अ WWE प्रोग्राम। ट्रिपल एच बात करते हैं कि कैसे इस अंकल हाउडी के कैरेक्टर के बाद ब्रे वायत इतने खुश थे कि ना ही सिर्फ वो आके खुशी दिखाते थे अपनी उनके सामने, बल्कि बाद में उनको कॉल करके भी बोलते थे कि ही इज वेरी थैंकफुल, वो बहुत खुश हैं कि WWE ने एक बार फिर से उनमें ट्रस्ट दिखाया। और उस पॉइंट पे ट्रिपल एच कहते हैं कि मुझे जब दिखा कि यार ये बंदा कैसे कभी गिव अप नहीं करता, हमेशा इसकी क्रिएटिविटी चढ़ के बोलती है, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझे इसकी पूरी मदद करनी चाहिए फॉर हिम टू सक्सीड इन द WWE। और यहाँ पे गाइस हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से WWE में जब वापस आए ब्रे वायत तो उनकी पहली फ्यूड हुई थी LA नाइट के साथ, जहां पे डिफीट किया था उन्होंने LA नाइट को। अंकल हाउडी की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट थी और सब जबकि बोल रहे थे कि अंकल हाउडी इज बो डैलस, कभी रिवील नहीं करा गया था एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है। और इस WWE लाइव इवेंट की मैं बात कर रहा हूं इन रॉकफोर्ड इलिनॉय, February 26 of 2023। LA नाइट के साथ यहाँ पे एक लाइट्स आउट डार्क काइंड ऑफ वो मैच हमें देखने को मिला, एक पिच ब्लैक मैच ब्रे वायत और LA नाइट के बीच में। और LA नाइट बोलते हैं यहाँ पे कि कैसे मैच के बीच में ब्रे वायत हिंट कर रहे थे कि उनको अपनी नी में या फिर काफ में कोई इशू फील हो रहा है, लेकिन तब भी इजीली उन्होंने जो है अपना मैच पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी और अनफॉर्चुनेट बात यहाँ पे ये थी कि उस टाइम कोई भी नहीं जानता था, इनफैक्ट ब्रे वायत खुद भी नहीं जानते थे कि उनका खुद का ये आखिरी मैच होगा इन द WWE। मार्च ऑफ 2023 की मैं बात कर रहा हूं जब ब्रे वायत का ये रिटर्न, जिसमें लोग इतना खुश हो रहे थे, आगे के लिए इंटरेस्टेड थे, एक बार फिर से टीवी से अचानक से गायब हो गया। रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि ब्रे वायत हेल्दी नहीं है और ये बताया जाता है कि उस समय उनको कोविड हुआ जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया और तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद पता लगा कि ब्रे वायत हैज़ अ हार्ट इशू और इनका जो हार्ट है वो काफ़ी वीक है। इस पॉइंट पे वो काफ़ी रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे तो अच्छे भी हो रहे थे, पर फिर दोबारा उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तो WWE ऑब्वियसली इस पॉइंट पे नहीं लेके आ सकती थी वापस ब्रे वायत को, लेकिन ब्रे वायत के फैमिली मेंबर्स यहाँ पे टेलर और माइका बात करते हैं कि किस तरीके से, जबकि ऐसा लगता था कि ब्रे को कोई इशू है, लेकिन हमेशा से यही पॉजिटिव एनर्जी थी विद इन द फैमिली की ये कुछ टाइम में ठीक होके वापस जा रहा है WWE में, फिर से गाड़ी पकड़ लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कोई ऐसा वरी नहीं था कि कोई बड़ा इशू आने वाला है या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है ब्रे वायत को। डॉक्टर्स ने जब फाइनली रिलीज करा हॉस्पिटल से ब्रे वायत को तो बताया जाता है उनको एक शॉक वेस्ट दी ताकि अगर कभी ब्रे वायत का हार्ट एकदम से चलना बंद हो जाए तो वेस्ट उनको शॉक दे सकती है जिसकी वजह से
ही इज नॉट गोइंग टू डाई। लेकिन थर्सडे अगस्त 24 की ये बात है जहां पे वो अपने डॉक्टर के पास गए मॉर्निंग चेकअप के लिए। समैंथा जो पहले उनकी वाइफ थी वो बताती हैं कि ब्रे ने मुझे कॉल करा कि मैं बच्चों को स्कूल से उठा लेता हूं। उसके बाद उन्होंने अपनी मॉम को भी कॉल करा और बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मे भी मुझे आगे आने वाले टाइम में कोई हार्ट के लिए पेस मेकर या फिर कुछ उस टाइप का करना पड़े, बट राइट नाउ आई एम कंप्लीटली फाइन। और जो भी कहती हैं जब ब्रे वायत घर पे आए तो वो बच्चों के साथ खेले और उन्होंने बस बोला कि मैं रेस्ट करने जा रहा हूं एंड अराउंड 2 PM इन द आफ्टरनून ब्रे वायत जो है सोने चले गए। तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, कुछ फील नहीं हो रहा था ऐसा कुछ अलग है। लेकिन 3 बजे यहाँ पे बताती हैं जो जब बजा ब्रे वायत का अलार्म और उन्होंने जाके ब्रे वायत को हिलाया कि भाई तुम उठ जाओ, तुम क्यों सो रहे हो अभी तक। देन शी फाउंड आउट कि ब्रे वायत इज नॉट मूविंग। वो कहती हैं कि मैं इतने ज़्यादा शॉक हो गई, मेरी मॉम घर पे थी, मैंने 911 को कॉल करा, सारी फैमिली मेंबर्स को कॉल करा और यहाँ पे सबका पोस्ट ओपिनियन बताया जाता है, ऑब्वियसली द इमोशनल ओपिनियन, कि ब्रे वायत वाज नॉट मूविंग। एम्बुलेंस को बुलाया गया, ब्रे वायत को एडमिट करा गया, हॉस्पिटल लेकर वो गए, सारी फैमिली वहाँ पे थी। और बो डैलस बात करते हैं कि कैसे उस पॉइंट पे हम मूवीज में देखते हैं ये चीज़ कि भाई डॉक्टर आ रहा है और किसी की हेल्थ के बारे में बता रहा है, लेकिन वो चीज़ तुम फील नहीं कर सकते जब तक एक्चुअली में रियल लाइफ में तुम्हारे साथ वो हो नहीं जाती। और वो बताते हैं कि उस हॉलवे में हम सारे खड़े हैं, द डॉक्टर कम्स और डॉक्टर आके बात बोलता है कि ही इज गॉन, ब्रे वायत इज गॉन एंड ही इज नो मोर। और उस टाइम पे जबकि सबको इतना बड़ा झटका लगा, ऑब्वियसली झटका लगता है, बो डैलस कहते हैं कि मेरे अंदर से एक पावर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से विंडहम बोल रहा है मुझे कि तुझे ही अब इस फैमिली की केयर करनी है, तुझे ही हमारी मॉम का ध्यान रखना है, यू हैव टू डू इट। और ये सारे जो पोस्ट ओपिनियंस थे वो हमें बताए गए कि सबको कैसे पता लगा ब्रे वायत के बारे में। और ये शॉकिंग, दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं कि जब आप देखते हैं तो भाई यू ऑल्सो फील वेरी इमोशनल अबाउट इट। ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं कि मैं फ्लाइट पे जा रहा था, मुझे जब कॉल आया और वहीं पे मैं नीचे बैठ गया घुटने टेक के कि ये क्या हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी न्यूज़ मुझे मिल गई। लेकिन उनकी जो वेस्ट थी डॉक्टर ने जो उनको दी थी, ऑब्वियसली ब्रे वायत सोते हुए उसको नहीं पहन रखे थे, तो किसी को नहीं पता कि क्या हुआ एग्जैक्टली ब्रे वायत को, बट प्रोबेबली इट वाज अ हार्ट अटैक। और इस वजह से गाइस विंडहम रोटुंडा पास्ड अवे व्हेन ही वाज 36 इयर्स ओल्ड। और अगस्त 25, 2023 24 घंटे बाद होने वाली थी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। और दिखाया जाता है कि कैसे ट्रिपल एच शो से पहले रिंग में आके खड़े हुए हैं और वो माइक लेके बोल रहे हैं कि न्यूज़ हमको पता लगी है और हम ट्रिब्यूट देंगे ब्रे वायत को। सारे लोग जो अपने प्रोमोज में मेंशन करना चाहते हैं वो करें। और ट्रिपल एच यही बात कर रहे थे वहाँ पे कि कैसे ये चीज़ रियल नहीं फील हो रही, लेकिन एज अ लॉकर रूम वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट एंड वी विल स्टिल मूव ऑन एज अ ट्रिब्यूट फॉर ब्रे वायत। और कोई बंदा जो कि 36 ईयर्स का हो, इतना यंग हो, वो एकदम से ऐसे चला जाए तो उसकी फीलिंग भाई कोई भी बंदा सुनेगा तो ही विल बी रियली फीलिंग सैड अबाउट इट। और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि कैसे स्मैकडाउन में ट्रिब्यूट हुआ ब्रे वायत का, वो रॉकिंग चेयर रखी गई, बेल्स बजाई गई और उसके बाद साइलेंस भी हुआ। ये पूरा ट्रिब्यूट दिया WWE ने। यहाँ पे एरिक रोवन, ब्रॉन स्ट्रोमन, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन, अलेक्सा ब्लिस एंड माइक रोटुंडा सारे बात करते हैं कि कैसे वो बिल्कुल एक शॉक में थे। ये सब लोग अपने पोस्ट ओपिनियन में भी रो रहे हैं और बताया जाता है कि जो ब्रे वायत की लेगेसी थी वो कोई इतनी छोटी लेगेसी नहीं थी और उसको ऑनर करना कोई बहुत छोटा नहीं, एक काफी बड़ा काम था। तो यहाँ पे अरीनाज अक्रॉस द कंट्री हमें देखने को मिला उसके बाद कि कैसे सिर्फ रेसलर्स ही नहीं बल्कि फैंस भी शो अप कर रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं ब्रे वायत को। बेकी लिंच अपने प्रोमो में, एले नाइट अपने प्रोमो में, सेथ रॉलिंस लाइव इवेंट अपने प्रोमो में बोलते हैं कि कैसे जब भी अपने करियर में आज के बाद मैं ये फ्लैश लाइट्स देखूंगा हमेशा मुझे ब्रे की याद आएगी, हमेशा मुझे उसके फायरफ्लाइज की याद आएगी। और ये जो था प्रूव कर रहा था इस चीज़ को कि एक्चुअली रियल लाइफ में भी ब्रे वायत ने कितने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट किया है, कितने ज़्यादा लोग थे जो ब्रे वायत को प्यार करते थे और ये सारी चीज़ों की वजह से ही अब उनको इतना लव शो लोग कर रहे थे। 2 हफ्ते बाद उनकी डेथ के सितंबर 6, 2023 इन ब्रुक्सविल फ्लोरिडा उनके लिए एक सर्विस रखी गई, यानी कि एक फ्यूनरल रखा गया। और इस फ्यूनरल में भी सारा ब्रे वायत ट्रिब्यूट था। रेड कलर का सब कुछ, एक डार्क थीम रखी हुई थी और यहाँ पे सारे लेजेंड्स, अंडरटेकर, रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस, ट्रिपल एच, स्टेफनी, शेन और बहुत से लोग आए थे इसको अटेंड करने। और ब्रे वायत का एक कोट कि आई एम द कलर रेड इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। और पूरी फैमिली इस वजह से उनकी रेड कलर में ड्रेस थी। और जो सुनने को मिले वर्ड्स यहाँ पे इस फ्यूनरल में फ्रॉम बो डैलस, माइका उनकी सिस्टर और जोजो,
उन्होंने सबको अंदर तक हिला के रख दिया, बिकॉज वो डैलस के रियल लाइफ सुपर हीरो थे ब्रे वायत। और एक फ्यूनरल में उनकी ब्रे वायत की ऑडियो प्ले करी जाती है जहां पे वो बोल रहे हैं कि कैसे भाई मैं हमेशा याद रखा जाऊंगा, पर सिर्फ रेसलिंग के लिए नहीं और भी कई सारी चीज़ों के लिए। और इस ऑडियो में ये भी सुनने को मिलता है कि किस तरीके से ब्रे वायत बोल रहे हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए याद रखा जाऊंगा, रेसलिंग के अलावा भी मैं एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर बनूंगा और एक ऐसा बंदा बनूंगा जिस पे मेरी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए मेरी आखिरी सांस तक जो है मुझ पे काउंट कर सकती है। तो ये पॉइंट, ये फ्यूनरल और जिस तरीके से ट्रिब्यूट्स मिल रहे थे ब्रे वायत को, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। और विंडहम वॉज गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ब्रे वायत वॉज गॉन फ्रॉम WWE, लेकिन उनके आइडियाज़ विल ऑलवेज लिव ऑन। एक ऐसी आइडिएशन क्रिएशन, एक ऐसा दिमाग था वो जिसके आइडियाज़ अभी भी हमको दिखते हैं, जिसके आइडियाज़ के बारे में कभी बात होनी बंद नहीं होगी। लेकिन एक ऐसी क्रिएशन, एक ऐसी फाइनल क्रिएटिविटी थी जो ब्रे वायत शेयर करना चाहते थे अपने जाने के बाद भी विद द इंटायर वर्ल्ड, और वो था द न्यू फील्ड जो ओरिजिनली प्लान करा जा रहा था इफ ब्रे वायत हैड बीन देयर इन द WWE। ये न्यू फील्ड दिखाया जाता है और पूरी क्रिएशन इन फुल हमें बताई जाती है। जेसन बेकर अपने स्टूडियो में हमें टूर पे लेके जाते हैं और ये नया मास्क दिखाते हैं फील्ड का जो कि बनाया गया था फॉर ब्रे वायत। उनकी नई लांटेन दिखाई जाती है जो बनाई गई थी इस नए फील्ड के लिए। वो कहते हैं कि ऑलरेडी ये जो मास्क था वो ब्रे वायत ने अप्रूव कर दिया था, जो जैकेट इसने पहनी हुई थी वो ब्रे वायत ने खुद खरीदी थी। और जैसा कि हम जानते हैं ब्रे वायत कोई सीधा इंसान नहीं था, ही वांटेड टू ऑलवेज गिव हिंट्स और ईस्टर एग्स में ही वाज रियली गुड। और ये जो पूरा नया कैरेक्टर बनाया गया था ब्रे वायत का, जो मास्क बनाया गया था, इसके अंदर ही बहुत सारे ईस्टर एग्स थे। अब पहली बार जब फील्ड अपनी लांटेन लेके आया था, आपने देखा था कि उस पे ब्रे वायत का चेहरा था जिसकी आंखों पे स्टिचेस थे। वो सिर्फ स्टिचेस नहीं थे गाइस, वो रोमन न्यूमरल्स थे जो कि ब्रे वायत के सन नैश के बर्थडे को रिप्रेजेंट करते हैं। इस नए फील्ड की जो पैंट्स बनाई गई उस पे लेट मी इन के साथ साथ सारे ब्रे वायत के किड्स के नाम भी लिखे गए हैं, जो कि एक पर्सनल टच उसमें ऐड करते हैं। और जो मास्क पे स्टिचेस लगाए गए इस बार वो ब्रे वायत की एनिवर्सरी की डेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर वे में रोमन न्यूमरल्स में। ये जो मास्क का आइडिया था ये बहुत ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि यूजुअली ब्रे वायत ऐसे पीछे मुड़ते थे और वो अपसाइड डाउन होते थे, लेकिन इस पर ब्रे वायत का आइडिया था कि मैं उल्टा होने के बजाय अपने बाल आगे की तरफ करूंगा, बिकॉज उनका एक सेकंड हिडन मास्क था बिहाइंड हिज एक्चुअल मास्क, और इसके पीछे भी एक और चेहरा था। और ये सामने वाले चेहरे की तरह कोई इविल चेहरा नहीं, बल्कि एक सुंदर चेहरा था उनकी खुद की वाइफ जोजो का, जिसको 3D प्रिंट करके स्कल्प्ट करा गया और इस मास्क के पीछे ऐड करा गया। और जब ये सारे ईस्टर एग्स इस नए कैरेक्टर के मैंने सुने तो भाई सिर्फ एक ही चीज मुझे समझ आई कि ब्रे वायत के साथ साथ जेसन बेकर इज ऑल्सो अ लेजेंड। जो ब्रे वायत की ऐसी बातें, ट्विस्टेड चीजें सुन के उसको रियलिटी में क्रिएट कर पाए, अपने स्टूडियो में बना पाए, उस बंदे के लिए जितनी तारीफ करें हम उतनी ही कम है। ये एक ऐसी क्रिएशन है जिसको वो कहते हैं मैं फैंस को बेच के बहुत सारे पैसे भी बना सकता हूं, लेकिन वो मैं करूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, इसको अपने पास रखूंगा सो दैट आई कैन मेक श्योर दैट दिस ब्रे वायत लेगेसी लिव्स ऑन। अप्रैल 2024 हो चुका है गाइस। अब रियल टाइम की मैं बात कर रहा हूं, अभी जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। 8 महीने हो चुके हैं ब्रे वायत को सिंस ही हैज लेफ्ट ऑल ऑफ अस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। लेकिन एक चीज अभी भी है जिसमें हम ब्रे वायत को देख पाएंगे, और वो है उनके बच्चे। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि कितने खुशी, कितने तरीके से उनका केयर करा जा रहा है, उनको बड़ा करा जा रहा है, पाला पोसा जा रहा है। और वो कहते हैं कि देखो भाई, जब से ब्रे वायत गए हैं, मेरे अंदर जो आग है और जो प्यार है रेसलिंग बिजनेस के लिए, दैट शुड बी मोर देन एवर। वो जितना भी कभी था उससे कई गुना बढ़ के ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज मुझे मेक श्योर करना है कि मैं अपने भाई ब्रे वायत की लेगेसी को कैरी कर सकूं इन द WWE। एक बंदे ने एक बार बात बोली थी कि रेसलिंग इज मोर देन अ लव स्टोरी। रेसलिंग एक जरिया है हमारा दोबारा बच्चा बनने का। रेसलिंग इतनी अच्छी इसलिए बिकॉज जिस मोमेंट में हम हैं उस मोमेंट से हमें फर्क पड़ता है, बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा था ब्रे वायत, ये बंदा था विंडहम रोटुंडा, और ही वॉज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिविटी। इसने सबको दिखाया कि किस लेवल तक तुम सोच सकते हो अपने कैरेक्टर को व्हेन यू आर प्लेइंग इट एज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। ब्रे वायत इज वन ऑफ वन, और मेरे हिसाब से जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, WWE से बेटर काम कर नहीं सकती थी। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई हैं, एंजॉय आपने किया, तो लाइक बटन जरूर दबाएं। और जो फाइनल चीज दिखाई जाती है इस डॉक्यूमेंट्री में, वो था एक टीजर जहां पे लांटेन पड़ी है
धुआं है आसपास और इसमें एक बार फिर से लाइट आती है एंड आउट कम्स अंकल हाउडी। चेहरा नहीं दिखाया गया बट ये टीजर था और ऐसा लगता है कि बो डैलस माइट बी कमिंग सून एंड ही माइट बी रिटर्निंग टू द WWE। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई तो गाइस अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।